पॉइंट ऑफ व्यू बाय अरमगान अहमद दाऊद में खुश आमदीद। छोटी सी वीडियो, ये जो वजारत ख़जाना का कलमदान चेंज हुआ है सिर्फ उस पर। डार साहब वापस आ गए हैं, मिफ्ता साहब चले गए हैं। अच्छा, मिफ्ता साहब क्यों चले गए हैं? मिफ्ता साहब सुपरमैन थे, शायद आपको याद हो, एक एनिमेटेड वीडियो चली थी और हमारे नून लीग के लीडरान ने आगे बढ़ चढ़ कर इसको शेयर किया था, जिसमें एक सुपरमैन एक दुनिया बचा रहा है और सुपरमैन के चेहरे पे इन्होंने मिफ्ता का चेहरा बनाया हुआ था और पाकिस्तान को वो डिफ़ॉल्ट से बचा रहे थे। तो जिस बंदे ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, जिस बंदे ने IMF के प्रोग्राम की बहाली की, और वो बहाली उस मुअत्तली के बाद थी जो इनके नज़दीक PTI के सारे सब्सिडीज़ की वजह से हुई थी, दोस्त ममालिक से वादा जात लिए, वो मिफ्ता पूरा एक फ़ैन क्लब बन गया था मिफ्ता का। ट्विटर पे हमेशा जंगो जदल हो रहा होता था मिफ्ता की तारीफ़ों में, जो फ़ैन बॉयज़ थे उनके, और वो हर वक्त लगे रहते थे। वो मिफ्ता पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने वाला, उससे हमने इस्तीफ़ा ले लिया। उसकी सारी बकौल इनके उसकी सारी गुड साइड के बावजूद, और डार साहब आ गए। डार साहब की लेगेसी क्या है? डार साहब की लेगेसी है डॉलर को रोके रखना, ठीक है। इस एक कारनामे के अलावा मैंने अपने दोस्तों यारों से भी पूछा, वैसे भी डिस्कशन होती रहती है कि इसके अलावा क्या कारनामा है उनका। एक तो वो इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक इकोनॉमिस्ट समझते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी समझता है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। क्या करें, हमारी इस हुकूमत ने स्टेट बैंक में भी एक इकोनॉमिस्ट की बजाय बैंकर लगा दिया। अब हम थोड़ा सा डार को देख लेते हैं, इसके पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। डार के पिछले ज़माने में एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिरी थी। वो कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक पॉलिसी फ्लॉ था। अब वो था क्या है, मुझे खुद याद है डार के एक इंटरव्यू पे डार ने कहा था कि एक्सपोर्ट्स, हर वक्त लोग कहते हैं एक्सपोर्ट्स 3% ऑफ GDP है, उस पर क्या ध्यान देना। तो वो जो पॉलिसी फला था, उस पर नज़र आ रहा था कि कैसे गिरी हैं एक्सपोर्ट। आप लेवल देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि 2013 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ के गई तो एक्सपोर्ट GDP का 13% थे, और जब एक्सपोर्ट्स 2018 पे इन्होंने छोड़ी हुकूमत, वो 8% रह गई थी। तो 5% GDP के हिसाब से ग्रोथ इन्होंने गिराई थी, एंड नेगेटिव ग्रोथ थी। दूसरी चीज़ एक आती है बाहर से, तरसील ज़र, उस पर भी इनका ओब्वियसली कोई तवज्जो नहीं है, जो कि PTI के ज़माने में मुख्तलिफ ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट और सर्टिफिकेट्स थे, पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स वगैरह, उनकी वजह से बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व्स का एक ख़ास सस्टेनेबल हिस्सा है उनका, जो बाहर से पैसे आए। तो इन्होंने तो खैर ओवरसीज़ से लिया ही है, जो हकूक छोटे मोटे दे दिए थे उनको, दिया कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ओवरसीज़ से कोई ख़ास पैसे, देखें जिन्होंने अपने माँ बाप को पैसे भेज दिए उन्होंने भेजने हैं। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने कुछ सोचना है, वो तो नहीं सोचेंगे ना जब तक आप उनको कोई इंसेंटिव नहीं देंगे। तो इनका तो उस साइड पे ख्याल ही नहीं है। तो अच्छा, अब जो वो डॉलर वाली कहानी है, एज फ्लॉड एज इट मे बी और एज रिडिकुलस एज इट मे बी, वो भी डॉलर की मौजूदगी में है ना। आपके पास डॉलर है, आप मार्केट में फेंकते जाएं, डॉलर बराबर रखते जाएं। आपके पास डॉलर ही नहीं है, अब तो मार्केट में अब आप फेंक नहीं सकते। तो जो एक लेगेसी है डार साहब की कि डॉलर मार्केट में फेंक के उन्होंने डॉलर का रेट रोक लेना है, वो तो डॉलर है ही नहीं, तो अब कैसे फेंकेंगे, अब कैसे करेंगे। बाकी तो मैंने आपको जो उनकी लेगेसी जो दूसरे मामलात में थी, खासतौर पर एक्सटर्नल फ्रंट में, बाकी वजारत ख़जाना है ना, उसने कुछ ना कुछ चला ही रखना है। वह मुझे भी बना देंगे, मैं भी चला दूंगा, लेकिन जिस ख़ास बात पर वो इसको लेके आए, और आते साथ ही आपने नोट किया उनके, मैं इन्फ्लेशन रोकूंगा, ये स्टेट बैंक के गवर्नर का काम है, जो कि इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मैं कम करूंगा, स्टेट बैंक के गवर्नर का काम है। ये जो स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस वाला कानून पास हुआ है, ये उससे पहले भी स्टेट बैंक का काम था। आपका काम नहीं है ये स्टेट बैंक का गवर्नर देख लेगा। और उसके बाद मैं डॉलर को रोकूंगा। अच्छा जी, आप रोक लें डॉलर, पैसे तो है नहीं आपके पास, डॉलर्स तो है नहीं आपके पास, तो मार्केट में कैसे फेंकेंगे।
تو اس کے بعد اچھا ایک دو لوگ یہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مینیج ہوا تھوڑا سا ایک دو دن نا، تو وہ لوگوں نے گڈیاں اڑانا شروع کر دیں اس پہ. انٹر بینک میں بہت تھوڑا سا فرق پڑا تھا، کیونکہ انٹر بینک کو چھنکنا فرق نہیں پڑتا کہ ڈار آیا ہے کہ نہیں آیا، اور وہ اس کی وجہ سے ڈالر نیچے آ جائے. اوپن مارکیٹ میں اوبویسلی وہ سارے ڈیلرز ان کے بیٹھے ہیں، تو آپ اس کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا. بینگا پاکستانی اچھا ہی ہو، وہ ڈار کے ہاتھ سے ہو، وہ مفتاح کے ہاتھ سے ہو، وہ اسد عمر کے ہاتھ سے ہو، وہ ترین کے ہاتھ سے ہو. تو لیکن دیکھیں مفتاح اور ڈار کا ذرا فرق سمجھیں. مفتاح فری مارکیٹ اکانومی پہ یقین رکھتا ہے اوبویسلی، کامن سینس، اور ڈار مینوپولیٹو مارکیٹ پہ، میں مینوپولیٹ کروں گا، اتھارٹیٹیو. تو جو فرق مجھے لگا ڈار کیوں لایا گیا کہ نواز شریف نے اپنا ایک رشتہ دار جس پہ ان کو یقین ہے فار واٹ ایور ریزنز، وہ ایک انسٹال کر دیا ہے. ڈار کے پاس اتھارٹی بہت زیادہ ہوگی، مفتاح کے پاس نہیں ہوگی. اب مفتاح کی اتھارٹی تو آپ ان ٹویٹوں سے لگا سکتے ہیں جو کہ مریم کیا کرتی تھی، مفتاح بھائی پلیز لک انٹو اٹ. بھائی ایک پالیسی میٹر ہے. قومی اسمبلی میں ایک چیز اپروو ہو گئی بجٹ میں، اور اس پہ کسی پہ ٹیکس لگ دیا، پلیز لک انٹو اٹ. تو آپ اسے لیول لگا رہے ہیں. ڈار کو تو نہیں وہ کہہ سکے کہ انکل ڈار پلیز لک انٹو اٹ. تو وہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوا ایک اتھارٹیٹیو بندہ جو کہ مینوپولیٹو ہو، اور کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو ان کو مینوپولیشن چاہیے. باقی جو گروتھ دی تھی اس نے 5% کی، تو وہ تو ترین نے 2 دفعہ دے دی. تو وہ کنزمپشن بیس تو آپ مجھے بھی لگا دیں گے، میں آپ کو دے دوں گا، وہ تو کمال ہی نہیں ہے نا. اصل میں تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے، جو کہ ان کا فورٹے ہی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. ہم اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو، اور پھر دوبارہ ملیں گے. تھینک یو.